तो हम लोग को सेमीकंडक्टर्स देखना है ना। सेमीकंडक्टर्स के पहले हम लोग एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक एटम कैसे होता है। तो एटम के पास एक होता है न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होता है, हाँ, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते गोल गोल घूमते हैं ना। तो न्यूक्लियस सेंटर में है, हाँ, इसके अंदर कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, हाँ। उन सब का जो भी नंबर्स होता है वो फिक्स होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करते हैं इसके चारों तरफ, उन सब की क्वांटिटी अलग अलग होती है। से सेकेंड शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होता है 8, उसके बाद 18। फॉर्मूला क्या है, 2n का स्क्वायर। फर्स्ट शेल लेगा तो n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल लेगा ये शेल में तो n इक्वल्स टू 2, तो n की वैल्यू 1 पुट करेगा तो यहाँ पे आएगा 2, एंड जब सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 पुट करेगा तो वैल्यू आएगा 8, और थर्ड शेल के लिए जब n की वैल्यू 3 पुट करेगा तो वैल्यू आएगा 18। हाँ, कैसे आएगा, तो मैं n इक्वल्स टू 4 पुट करता हूँ तो देखना 2n स्क्वायर फॉर्मूला है ना, मैं n इक्वल्स टू 4 पुट कर रहा हूँ, मतलब चौथे शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 4। हाँ, वो दिखाना है कैसे करेंगे, तो 2n इक्वल्स टू होगा 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 4 जा 16 एंड 16 टू जा 32, मतलब फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 32, मतलब फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32 और ऐसे ही आते जाएंगे आगे ना। बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट शेल में 2 होंगे, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 होंगे, हमें ये फॉलो नहीं करना है, हमें ऑक्टेव रूल को फॉलो करना है सेमीकंडक्टर्स के लिए ना। ऑक्टेव रूल क्या बोलता है कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो इसे कहते हैं ऑक्टेव रूल। तो इस ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, न्यूक्लियस रहेगा, उसके बाद फर्स्ट शेल जब आएगा ना इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट हो गया, सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, और जब थर्ड यहाँ पे 18 आता है ना तो ऑक्टेव रूल क्या बोलता है, सिर्फ 8 ही होंगे, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होंगे। इसके बाद वाले में 32 है, फिर भी उसमें कितने रहेंगे 8। तो ऑक्टेव रूल क्या बोलता है कि किसी भी शेल में 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, हाँ, मोर देन 8 नहीं होगा ना, तो हमें ये रूल फॉलो करना है, हाँ। तो इसके लिए हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा वो ऑक्टेव रूल के हिसाब से रहेगा, हाँ। ये 2n स्क्वायर वाला यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रॉन्ग है, बट यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है, हाँ, हमें ऑक्टेव रूल लेना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेल में दिया है, फर्स्ट सेल में जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 2 जा 18 हो जाएगा, हाँ। बट हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, देखो एक्सेप्शन टू दिस रूल, समझ गया ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स ना, ये है हमारा ऑक्टेव रूल। तो अगर एग्जाम में ऑक्टेव रूल आया ना, व्हाट इज ऑक्टेव रूल, सीधे लिखना, इन एटम द आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट इन एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, समझ गया ना, ये क्या तुम्हारा ऑक्टेव रूल है, तुम्हारा क्या है ऑक्टेव रूल, समझ गया ना। और इसके बाद एटम का स्ट्रक्चर भी ऐसा बना देना जिसमें फर्स्ट शेल में 2, उसके बाद सब में 8 रहेगा, हाँ, तो मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, वो मिल जाएगा ना। ठीक है, तुम्हारा ऑक्टेव रूल फर्स्ट डेफिनेशन में देख लिया ना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या जाना है, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाँ। तो देखो ऑक्टेव रूल में क्या बोलता है कि हर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, बट हाँ एक और चीज़ देखना हमको कि एनर्जी, हाँ, एनर्जी देखो इसमें क्या दिख रहा है कि फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ऐसे 4 आएगा, 5th आएगा, 6th आएगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना। तो जो फर्स्ट शेल होता है ना वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो जो रिवॉल्व करते हैं ना, स्पिन करते हैं, वो क्या होता है, तो बहुत ही मिनिमम होता है, जो रिवॉल्विंग और स्पिन का स्पीड होता है क्या होता है, वो बहुत मिनिमम। क्यों होता है, क्योंकि उनके पास एनर्जी कम होती है, उससे जब बाहर के ऑर्बिट में जाएंगे तो
इनके पास एनर्जी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है इससे कंपैरिजन में। तो इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इनसे ज़्यादा रहेगी। हाँ, ज़्यादा ही रहेगी। और जब इसके भी बाहर जाएंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगी, उससे भी ज़्यादा रहेगी ना। फिर तो उसके ऐसे बाद करते करते अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें होता है तो क्या बोलोगे तुम लोग? लास्ट वाले। सबसे बाहर वाले, आउटर मोस्ट शेल। तो सबसे बाहर इसमें देखो थर्ड शेल और आउटर मोस्ट है ना। ऐसे किसी में फिफ्थ होगा, किसी में सिक्स्थ होगा, किसी में फर्स्ट वाला ही आउटर मोस्ट होगा। हाँ, हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है, तो उसमें मतलब जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी उस एटम में सबसे ज़्यादा होगी। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ज़्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे। तो ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। हाँ, तो आउटर मोस्ट शेल के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन अ इनर शेल आर बाउंडेड टू अ न्यूक्लियस, हेंस कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इनको न्यूक्लियस पकड़ के रखता है, इनकी एनर्जी कम होती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बट जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से क्या होता है ना, कभी कभी ये बाहर भी चले जाते हैं, समझ आए ना, फ्रीली बाहर कभी चले जाते हैं। तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, वो आगे हमको आएगा। तो अगर तुमको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेशन आएगा तो क्या बोलोगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, द इनर शेल आर बाउंडेड टू अ न्यूक्लियस, हेंस कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हाँ, इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का भी तुमको डेफिनेशन मिल गया, ये हो गया सेकंड डेफिनेशन ना। ठीक है, उसके बाद अब हमें देखना है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी। हाँ, तो जैसा कि तुझे मैंने बताया कि सबसे कम एनर्जी किसमें होती है, सबसे नज़दीक वाले शेल में, जो किसके नज़दीक होता है, न्यूक्लियस के। फिर जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे जैसे एनर्जी क्या होने लगती है, उसकी बढ़ने लगती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, आउटर मोस्ट शेल की होती है ना। तो यहाँ पे वही दिया है, इन एन एटम वेरियस इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस शेल। समझ गया ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल ना। हाँ, तो वह अलग क्या है, वेरियस इलेक्ट्रॉन्स और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अलग अलग लेवल, अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किया होता है एटम्स में। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव एनी आर्बिटरी वैल्यू एनर्जी इन अ ऑर्बिट बट ओनली सर्टेन परमिसिबल वैल्यू। ठीक है, इग्नोर। नो इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट एट अ एनर्जी लेवल अपार्ट फ्रॉम द परमिसिबल वन। शोन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल एटम्स। ये जो स्ट्रक्चर दिया है ना, ये क्या दिया है, इसे बताया ना मैंने ना कि जैसे ये एटम्स हो गया ना, तो ये जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, अरे ज़्यादा होगा, मतलब एक इक्वल अपने होगा। फर्स्ट शेल में पर्टिकुलर एनर्जी का क्वांटिटी होगा। उसके बाद सेकेंड शेल में इनसे अलग एनर्जी होगी। थर्ड शेल में क्या होगा, ज़्यादा होगी ना। तो ये क्या है, एनर्जी के लेवल से, फर्स्ट लेवल में इतनी एनर्जी रहेगी, सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स में सेकेंड लेवल की एनर्जी रहेगी, और थर्ड शेल में थर्ड लेवल की एनर्जी रहेगी ना। तो ये जो मैंने सर्कुलर डायग्राम समझाया ना, वैसे इसने क्या किया है, बैंड थी एक एनर्जी लेवल के, ऐसे समझाया है। N1 मतलब फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, इसका एनर्जी लेवल देखो नज़दीक है। हाँ, फिर इससे ज़्यादा किसका होगा, इसके ऊपर किसका होगा, सेकेंड शेल, इसके ऊपर किसका होगा, थर्ड शेल। समझ गया ना। तो जो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी। तो ये यहाँ पे शो किया गया है ना। ठीक है, तो अलग अलग शेल में एनर्जी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। न्यूक्लियस के नज़दीक जाएंगे तो एनर्जी लेवल कम होता है, न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे तो एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। सेम चीज़ को वो समझा रहा है। हाँ, देखो जो मैंने बोला वो यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, जो सबसे नज़दीक होगा फर्स्ट शेल, is bounded to the nucleus and possess very small amount of energy। सबसे कम एनर्जी उसके अंदर रहेगी ना, जो नज़दीक रहेगा। हाँ, तो उसका एनर्जी कम रहेगी तो क्या करेगा, वो बाहर इलेक्ट्रॉन्स के बाहर कभी भी, एटम्स के बाहर कभी भी नहीं जा पाएगा ना। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव सच इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ऑन द अदर हैंड इसके अलावा क्या होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इन द आउटर शेल आर मोर एनर्जी, या बोल सकते हो हाईएस्ट एनर्जी। समझता है ना, सबसे आउटर मोस्ट शेल में हाईएस्ट एनर्जी होती है। एंड इट्स कुड इजीली रिमूव फ्रॉम द ऑर्बिट, और वो इजीली क्या होता है, ऑर्बिट से बाहर चला जाता है।
These electrons are called valence electrons. देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पीछे भी जाता है, थोड़ा इनकम्प्लीट था, ये कंप्लीट दिया उसने ना कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास हायर एनर्जी होती है, तो ये क्या कर सकते हैं, इजीली रिमूव हो सकते हैं, मतलब जंप कर सकते हैं कहाँ, एटम के बाहर, ऑर्बिट के बाहर। तो उस इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। आगे आएगा, these valence electrons take part in a chemical reaction and also in a bonding the atom together। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि जब भी देखो दो एटम नजदीक में आते हैं तो रिएक्शन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं ना। जैसे कार्बन होता है CO2, मतलब एक कार्बन ने दो ऑक्सीजन को पकड़ के रखा गया है ना, तो बीच में जो बॉन्ड है ना, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर समझाना है तो जैसे यहाँ पे समझाता हूँ मैं कि देखो कार्बन उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 है 4। हाँ, अब जो ऑक्सीजन होता है ना उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं। हाँ, तो उसको देखो 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए ना। तो क्या करता है वो, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे एक और ऑक्सीजन आएगा 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो बॉन्ड कैसे बनता है, ये कार्बन के पास 4 है ना, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 और चाहिए ना। 4 और दोनों। कार्बन के पास कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4 है, 8 कंप्लीट करने के कितने चाहिए उसको, 4 चाहिए ना। तो ये 2 यहाँ से लेगा और 2 यहाँ से लेगा और ये अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा, कौन, कार्बन। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन ऐसे अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट करेगा। तो इसके ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 थे, 2 कार्बन के भी आ गए, 7 8 हो गया। ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, ऐसे बनाएगा और क्या करेगा, जो 1 2 3 4 5 6 थे अब 7 8 हो जाएंगे, अब 7 8 हो जाएंगे, ये 7 8 भी क्या हो गए, आ गया ना। तो ऐसे में जो ये है ना, यहाँ पे हमको से लाइन से दिखाते हैं। हाँ, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, समझ गया ना। हाँ, तो ये बॉन्ड कौन बनाता है, ये बॉन्ड कौन बनाता है, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करते हैं ना। वही क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन में और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हो गया। हाँ, ठीक है। तो ऐसे बोला हमारा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कंप्लीट हो गई। हाँ, तो अगर ये है तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग कि द वेरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जीज आया, लिखना पड़ेगा इन एन एटम वेरियस इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेरियस शेल। हाँ, तो यहाँ लिखना, हाँ, एज ये डायग्राम बनाना, उसके बाद लिखना इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस इज बाउंडेड टू अ न्यूक्लियस एंड पोसेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ गया ना। हाँ, एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव सच इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, देयरफॉर क्या होता है, उनको डिफिकल्ट होता है रिमूव करने के लिए ना। हाँ, बट ऑन अदर हैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग इन आउटर मोस्ट शेल हैव मोर एनर्जी एंड कुड इजीली रिमूव फ्रॉम द ऑर्बिट। समझ गया ना। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये नहीं चलेगा, बट यहाँ लिखना, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ गया ना। ऑनलाइन एग्जाम में डायग्राम बनाना आएगा। हाँ, बनाना पड़ेगा सब में। हाँ, देखना। हाँ, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा। तो हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो अभी समझ लो कि हमने कोई सॉलिड लिया, जैसे कि पेंसिल ली है। हाँ, समझ लो कि एक मेटल की रॉड है ना। तो इसके देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत सारे एटम्स रहेंगे ना। हाँ, और हर एटम्स में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अलग अलग शेल्स होंगे ना। और उस अलग अलग शेल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की क्या आएगी, एनर्जी रहेगी ना। फर्स्ट ऑर्बिट में कम रहेगी, सेकंड ऑर्बिट में ज़्यादा रहेगी ना। तो इस पूरे सॉलिड में 1 या 2 एनर्जी बैंड नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग क्या है, एनर्जी है ना, क्योंकि बहुत सारे क्या है एटम्स के अंदर है ना। तो उन सारे जो अलग अलग एनर्जी के शेल्स है, उसके अंदर जो अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका अलग अलग एनर्जी है ना, तो उन सबके लिए क्या बनाया, एक बैंड थ्योरी बनाया है ना। तो यहाँ पे बैंड थ्योरी क्या बोलता है, हमारा फंक्शन ऑफ एनर्जी बैंड क्या बोलता है, ईच इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड, कोई भी एक सॉलिड लेंगे, जैसे कि रॉड ले लिया मैंने, पेंसिल ले लिया, तो इस सॉलिड में क्या होगा,
each electrons occupy different position inside the solid, so no two electrons have same pattern of surrounding charges, thus orbits of electrons are different. मतलब कैसा होता है देखो, क्या होगा ना कि अभी अलग अलग इस पूरे सॉलिड में क्या होगा ना, अलग अलग मैनर्स में क्या रहेंगे, एटम्स अरेंज रहेंगे ना, तो उन सबके क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अभी कैसा होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है ना, वो डिपेंड करता है कि उसके बगल में एडजेसेंट कितने एटम्स प्रेजेंट है। मतलब क्या होता है, समझो कि ये एक एटम है ना, इसके बगल में एक और एटम है, हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ना, इसकी एनर्जी, इसको देखो ये नेगेटिव चार्ज होता है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है। अब जब बाजू में कोई एटम आएगा तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, धकेलेंगे, प्लस इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इसको खींचेगा भी। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उसके बाजू में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इसके ऊपर अलग अलग इफेक्ट डालते हैं ना। तो इसकी वजह से किसी एटम्स के बगल में दो ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, किसी में कम प्रेजेंट होंगे, किसी में नज़दीक होंगे, किसी में दूर होंगे। तो इसके लिए जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी क्या होती है, एनर्जी हमेशा अलग अलग होती है। तो यहाँ पर वही दिया गया है, हाँ, कि जब पैटर्न सराउंडिंग चार्जेस 10 ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, कभी भी सेम नहीं होती। There are millions of electrons belonging to the first orbit of an atom. जैसे सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम्स भरे पड़े हैं, तो हर एटम्स की अपना अपना क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा, अपना अपना सेकंड रहेगा, अपना अपना थर्ड रहेगा। तो ये बोला गया है मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट ऑर्बिट, बहुत सारे एटम्स जो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, हाँ, ईच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट एनर्जीज, हाँ, किसी के बाजू में कम है, किसी के बगल में ज़्यादा है, नज़दीक कम है, हाँ, बाकी मतलब उस एटम्स के बाहर कितने एटम्स प्रेजेंट है उसकी वजह से, हाँ, उनके पास क्या है, एनर्जी कैसी है, डिफरेंट एनर्जीज है। द डिफरेंट एनर्जीज लेवल आर क्लोजली पैक्ड, दीज आर मिलियंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। अब ये किया जो, अभी देखो कैसा है ना कि समझ लो किसी का एनर्जी लेवल एग्जाम्पल ना 5 है ना, तो जस्ट उसके बाजू वाले का 5.1 होगा, उसके जस्ट बाजू वाले का 5.12 होगा, या 11 होगा, या 5.01 होगा। तो कैसा पॉइंट की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे क्या होता है, वेरिएशन होता है ना। तो हमने क्या किया, एक रेंज पकड़ लिया, मतलब 5 से लेके 6 तक। अब इसके अंदर 5.1 आएगा, 5.2 आएगा, 5.10 आएगा, 5.228 आएगा, कितना भी आ सकता है ना। तो इन सब का एक रेंज बना लिया, हाँ, ऐसे लेके 6 से लेके 7 तक का एक रेंज बना लिया। तो ये जो इससे क्या बना हमारा, ये बैंड बना। देखते हैं अभी, हाँ, द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर क्लोजली पैक्ड सिंस देयर आर मिलियंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अलग अलग एनर्जीज के। द क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स फ्रॉम cluster of continuous band energy similar the second orbit electrons from second band। मतलब था ना कि 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे 6 तक जितने रहेंगे ना, उन सबको एक बैंड बना लिया, हाँ। फिर उसके बाद 7.1, 7.2, 8 लेके 8 तक जितने रहेंगे ना, उसका एक अलग बैंड बना है ना। तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे एनर्जीज बैंड बन गए, क्या बन गए, एनर्जी बैंड बन गए। अब एनर्जी बैंड के बारे में डिटेल हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कि वैलेंस बैंड क्या होता है। तो नाम से मालूम पड़ा, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल, हाँ, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, हाँ, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, वैलेंस बैंड बोलेंगे ना। तो क्या दिया है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पहले ही पढ़ा था, वापस किया। फॉर नॉर्मल एटम्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हैव हाईएस्ट एनर्जी, हाँ, समझ गया, हाँ। अब ये तो हो गया कि नॉर्मल एटम्स में ना, एक एक्सेप्शन है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में क्या होता है ना, अभी देखो अलग अलग एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, किसी में 4 रहेंगे, किसी में 4 नहीं, किसी में 1 रहेंगे, किसी में 2 रहेगा, किसी में ऐसे 3 रहेगा ना, ऐसे अलग अलग नंबर्स रहेंगे ना। किसी में देखो 7 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, बट किसी में 8 होते हैं। और जिसमें आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो उसका मतलब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 8 फिक्स है 8 है, हाँ। इसका उतना ऑक्टेव कंप्लीट करने की जरूरत है क्या, नहीं, ऑलरेडी कंप्लीट है ना। तो ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्ट गैस बोलते हैं ना। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, फॉर अदर एलिमेंट इट में कंप्लीटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड विथ एन इलेक्ट्रॉन, समझ गया ना। इनर्ट गैस में कंप्लीटली फिल्ड होते हैं
बट बाकी में किसी में कम रहेंगे ना। ठीक है, किसी में 7 रहेगा, किसी में 6 रहेगा, किसी में 1 रहेगा, किसी में 2 रहेगा ना। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं ना। और उनसे जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस बैंड। हाँ, अब कंडक्शन बैंड में क्या होगा देखो। हाँ, फॉर अ मेटल्स, हाँ, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। अभी देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, मैंने बोला आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंट रहेंगे, हाँ, वो कैसे रहेंगे, न्यूक्लियस से दूर होते हैं। हाँ, तो और सबसे ज़्यादा एनर्जी स्पिन होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड से क्या करते हैं वो स्पिन करते हैं। उससे क्या होता है ना, इसका जो न्यूक्लियस की तरफ फोर्स होता है क्या होता है, कम हो जाता है, वो लूजली बाउंडेड होते हैं ना। तो क्या करते हैं वो इजीली क्या करते हैं, एटम्स के बाहर स्केप कर सकते हैं ना। तो क्या है, आर लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस सो दे कैन डिटैच एंड बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो एटम्स के बाहर स्किप कर देते हैं, निकल जाते हैं। These free electrons are responsible for carrying a current in a conductor। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आया तो यही लिखना है, आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में, सो दैट दे कैन इजिली डिटैच और स्केप। बोलो क्या बोलो, स्केप मतलब बाहर निकलना, एंड बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन, समझिए ना, वो फ्री हो जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, करंट को कैरी करते हैं कंडक्टर के अंदर ना। हेंस दे आर कॉल्ड कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। करंट कंडक्ट करेंगे ना, हाँ, तो उसको कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। हाँ, अभी क्या होता है ना, अभी इसमें भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि जो कंडक्शन बैंड होता है इसके लिए जो रेंज है एनर्जी का वो 10 to 11 के बीच में चाहिए ना। तो किसी का 10.1 होगा, 10.5 होगा, किसी का 10.9 होगा। तो 10 से लेकर 11 तक जितने भी एनर्जी के लेवल्स होंगे उनका मैंने एक बैंड बनाया है, ग्रुप बनाया है। क्या है, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस बाय द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, समझिए ना, मतलब 10 से लेकर 11 तक जितने भी एनर्जीज होंगे इज नोन एज द कंडक्शन बैंड। इट में एदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड, तो रहने दो, कंफ्यूज होगा ना, समझ गए ना। तो रेंज होता है एनर्जी पोजेस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, देखो वैलेंस बैंड में जो एनर्जी के लेवल होगा, हाँ, उसको वैलेंस बैंड बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ना, उनके जो एनर्जी लेवल का रेंज होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्शन बैंड ना। तो वैलेंस बैंड में अभी देखो, वैलेंस बैंड मतलब एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंट रहेंगे वो, हाँ, वो आउटर मोस्ट शेल में ही है। बट जब उसके और ज़्यादा एनर्जी देंगे और वो बाहर निकल जाएगा और फ्री हो जाएगा, तब जो एनर्जी का रेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड ना। तो यहाँ पे गैप दिया गया है ना, मतलब अभी एटम के अगर इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है ना, तो मतलब वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। अब मैंने उसको थोड़ा सा एनर्जी दिया, क्या दिया, कितना एनर्जी दिया, इतना, ताकि वो इतना एनर्जी फील कर सके ना। जब मैंने इतना एनर्जी दे दूंगा इसको, एनर्जी गैप, जितना एनर्जी के बीच में गैप है ना, डिफरेंस है, हाँ, समझ लो कि ये है 6 से 8, 6 to 8 ना, और ये है 10 to 11। तो मुझे 6 to 8 है ना, तो मुझे 8 से 10 तक जाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 9, 10, मतलब 2 देना पड़ेगा ना। जब मैं 2 दे दूंगा इसको तभी बाहर निकल जाएगा, हाँ। तो ये जो गैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। पढ़ते हैं यहाँ पे, फॉरबिडन गैप क्या है, समझा नहीं है, फॉरबिडन गैप क्या है, देयर इज एनर्जी गैप, Eg, जो लिखा ना, फॉरबिडन गैप ये Eg है, एनर्जी गैप है, तो मैं Eg। एनर्जी गैप कैसा है, देयर इज एन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। दोनों बैंड के बीच में क्या है, एनर्जी गैप है, हाँ। एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन लिफ्टेड फ्रॉम वैलेंस बैंड, मतलब इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। कैसे, बाय एडिंग एनर्जी। कितना एनर्जी, Eg के बराबर, जितना वो गैप है उस गैप के बराबर ना। इफ वी एडेड एनर्जी लेस देन Eg, अगर हम लोग Eg से कम एनर्जी ऐड करेंगे तो वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। Material will not accept it, become no permissible energy level exists between valence band and conduction band. Therefore, the gap between valence band and the conduction band is called forbidden energy gap. तो अगर भी एग्जाम में आए एनर्जी गैप या forbidden energy gap तो क्या लिखना,
द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। समझ गया ना? हाँ ठीक है, तुम्हारा फॉरबिडन एनर्जी गैप भी हो गया। हाँ, अब इसमें एक और चीज़ क्या है, फॉर इंसुलेटर दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज। मतलब देखो, इंसुलेटर मतलब जो करंट को कैरी नहीं करते, मतलब उसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, बट हम लोग उसको कितना भी एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, उसके बीच में ना ये गैप बहुत ज़्यादा रहेगा। ये क्या रहेगा, गैप बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लास्टिक की बात करूँ तो प्लास्टिक समझ लो कि भी यहाँ पर है। हाँ, तो जब मैं इसके अंदर एनर्जी दूंगा तो क्या होगा, नहीं जाएगा, ये गैप जो है ना ये इतना नहीं रहेगा, ये बहुत ज़्यादा रहेगा। समझ गया ना? तो होता क्या है कि वो कंडक्शन बैंड तक पहुंचने के पहले ये जो प्लास्टिक होता है ना वो मेल्ट हो जाता है। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स उतरेंगे, उनके क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो लोग कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लकड़ी ले लो तो जल जाती लकड़ी ना। हाँ ठीक है, बट मेटल्स में से नहीं होता। हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो इंसुलेटर में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो उस लेवल तक हम लोग नहीं पहुंच पाते ना, उसके पहले वो पिघल जाएगा या जल जाएगा। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो पहुंच जाएगा। तो क्या है, सेमीकंडक्टर फॉर सेमीकंडक्टर इट इज़ वेरी स्मॉल। हाँ, बट कंडक्टर्स में क्या होता है, एनर्जी गैप होता ही नहीं है। हाँ, मतलब कंडक्शन बैंड यहाँ पे है, इतना कंडक्शन बैंड है, इसी की में आधा घुसा हुआ, मतलब ओवरलैप किया हुआ, एकदम जॉइंट रहता है। कौन? कंडक्शन बैंड। तो जो कंडक्शन बैंड होता है एंड वैलेंस बैंड होता है, तो कैसे होते हैं, ओवरलैप टू ईच अदर, मीन्स देयर इज नो सच गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझ गया ना? दोनों ऐसे ओवरलैप चिपके हुए रहते हैं। समझ गया ना? उसके बीच में गैप होता ही नहीं है। समझ गया ना? तो उसके जो भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको हमको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में भी जंप कर सकता है हल्का सा भी। समझ गया ना? कुछ भी किया तुरंत करंट पास करना शुरू कर देगा। सेमीकंडक्टर्स में गैप थोड़ा सा होता है, तो पहले यहाँ प्रेजेंट है, हल्का सा एनर्जी दिया मैंने, तो फट से यहाँ पे पहुँच जाएगा और कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। बट इंसुलेटर में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे, पहुँचते बीच में क्या आएगा, वो गायब नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, बट यहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएगा। समझ गया ना? तो ये होता है हमारा एनर्जी गैप का फंडा। है ना? ये तुम्हारा यहाँ तक हो गया।